हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 8 विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 10 चल रहा था किशोरावस्था की और ठीक है। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। तो यौनारंभ में जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट रहेगा शारीरिक आकार व आकृति में परिवर्तन। सेकंड हमारा है शारीरिक आकार व आकृति में परिवर्तन। ठीक, शारीरिक आकार व आकृति में परिवर्तन। सबसे पहले इसमें देखो किस प्रकार होता है। यौनारंभ के दौरान सर्वप्रथम जब यौनारंभ शुरू होता है उस स्थिति में सीने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। सीने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सीने की जो चौड़ाई है तो सीने की चौड़ाई बढ़ती है, सीने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। और जब सीने की चौड़ाई बढ़ती है तो उस स्थिति में कंधे चौड़े हो जाते हैं। उस स्थिति में कंधे चौड़े हो जाते हैं। सीने की लंबाई में वृद्धि होगी और कंधे भी उस स्थिति में हमारे क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। पहली बात। सेकंड, आपको इसमें ध्यान रखना है लड़कियां जो होती है, लड़कियों के कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। तो सेकंड, ये वृद्धि होती है आकार व आकृति में, हमें देखने को मिलता है। थर्ड है, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व घटी हुई दिखाई देती है। वृद्धि के दौरान लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़की की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी हुई दिखाई देती है। सुस्पष्ट व गठी हुई दिखाई देती है। किसमें? जब वृद्धि का प्रक्रम होता है तो लड़कों की जो शारीरिक पेशियां हैं जिसको हम मसल्स बोलते हैं, ये मसल्स क्या होती है, मजबूत हो जाती है, गठी हुई हो जाती है और लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि जो लड़कियां और जो लड़के हैं उनके शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ये शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसमें चेंजेज होते हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, लड़कों और लड़कियों की तुलना में अलग होता है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आता है, वो आता है स्वर में परिवर्तन। स्वर में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा स्वर में परिवर्तन। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे ही यौनारंभ होता है, यौनारंभ में हमारा जो स्वर यंत्र होता है, जो लेरिंग्स होती है, उसमें वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। देखो ये गले के अंदर स्वर यंत्र पाया जाता है। तो यौनारंभ में स्वर यंत्र या लेरिंग्स में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है।
स्वर यंत्र या जो लेरिंग्स होता है उस लेरिंग्स में क्या होती है, वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, पहली बात। सेकंड, हमें ये ध्यान रखना है, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। अब देखो, खासकर जो लड़के होते हैं तो लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होगा और विकसित होके बड़ा होगा। अब जब विकसित होके बड़ा होगा तो हम क्या देख सकते हैं, ये स्वर यंत्र बढ़ता हुआ गले के सामने सुस्पष्ट रूप से उभरा हुआ दिखाई देता है। खासकर जो लड़के होते हैं उन लड़कों में स्वर यंत्र विकसित होता है और विकसित होके यहाँ पे एक उभार निकल जाता है गले में, यहाँ जस्ट यहाँ पे एक उभार निकला होता है जिससे वो कुछ बाहर दिखाई देने लगता है जब वृद्धि होती है उस स्थिति में। ठीक है, ये आपको उभरे रूप से बाहर दिखाई देता है और ये उभरा हुआ भाग होता है स्वर यंत्र का उभरा हुआ भाग। स्वर यंत्र का उभरा हुआ भाग जो होता है उस भाग को क्या बोलते हैं बताओ, कंठ मणि, या हम बोल सकते हैं इसको एडम्स एप्पल। जो उभरा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं कंठ मणि, या हम बोल सकते हैं एडम्स एप्पल, कंठमणि या एडम्स एप्पल। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वर यंत्र का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कंठमणि या एडम्स एप्पल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपको एक दो बात है वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद में लड़कियों में जो स्वर यंत्र है वो छोटा होता है और बाहर से दिखाई नहीं देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लड़कियों में स्वर यंत्र या लेरिंग्स है वो छोटा होता है तथा उभरा हुआ दिखाई नहीं देता है। यदि हम देखें तो ये छोटा होगा और छोटा होगा तो उभरा हुआ दिखाई नहीं देता है। बात किसकी है, स्वर यंत्र या जो लेरिंग्स होता है, हम बात उसी की करते हैं। ठीक है, और लड़कों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, सॉरी लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। एक चीज ये ध्यान में रखनी है, लड़कियों का जो स्वर होता है वो क्या होता है, उच्च तारत्व वाला। ठीक है, इसलिए लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो सुरीली होती है, तीखी होती है। किसके कारण, उच्च तारत्व होने के कारण। बात करते हैं लड़कों का स्वर और उसका तारत्व क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, तो लड़कों का स्वर तारत्व निम्न होगा तो स्वर क्या होगा, गहरा होगा। वाणी इनकी तीखी व सुरीली होगी। तारत्व क्या होगा, जब उच्च होगा तो उनकी वाणी तीखी होगी और उनकी जो आवाज़ है वो सुरीली होगी। जैसे हम बात करते हैं, एक तो जैसे मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़। ठीक है, अब मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है उसका तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होता है इसका मतलब वो उसकी जो आवाज़ है वो तीखी होती है, जबकि जो शेर की दहाड़ होती है उसका तारत्व है क्या होगा, कम होगा। तो वो स्वर हमें गहरा या गूंजेगा, गूंजता हुआ सुनाई देता है। तो आपको ये बात है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, किशोर लड़कों में स्वर यंत्र की पेशियाँ अनियंत्रित होती है। देखो, जो किशोर लड़के होते हैं, किशोर लड़कों में स्वर यंत्र या जो लेरिंग्स होता है उस स्वर यंत्र की जो पेशियाँ हैं वो अनियंत्रित वृद्धि करती है, कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि करती है।
और जब ये अनियंत्रित वृद्धि करेगी उस स्थिति में इनकी आवाज़ है वो फट जाती है, फटने लगती है, आवाज़ फटने लगती है किन लड़कों की, या फिर हम बोल सकते हैं भर्राने लगती है। तो स्वर यंत्र की जो पेशियां में अनियंत्रित वृद्धि होगी और इससे क्या होगी, लड़कों की आवाज़ है वो फटने लगती है, या हम बोल सकते हैं भर्राने लगती है। और ये जो स्थिति है वो कुछ समय तक रहती है, और जब पेशियां हैं वो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है, और उसके अनुसार जब पेशियों के सामान्य स्थिति में आने के अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या कर लेती है, संतुलित कर लेती है, और आवाज़ जो है उनकी वो पुनः जो है वो सामान्य बनी रहती है। तो उनकी आवाज़ है वो पुनः क्या बनी रहती है, सामान्य बनी रहती है। ठीक है, अब हम आगे इसकी बात करें तो अगला हमारा पॉइंट है स्वेद व तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। स्वेद या पसीना और जो तेल ग्रंथियां होती है उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि। तो अगला पॉइंट है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में ठीक है, तो ये किस प्रकार से वृद्धि है वो परिलक्षित होती है, तो ये हमें देखना है। अब देखो इसमें ध्यान रखना है, जैसे जैसे किशोर होंगे तो किशोरों में तेल और स्वेद ग्रंथियाँ होती है उनकी क्रियाशीलता में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, और जब इन तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है तो जो खासकर किशोर लड़कियां होती है या लड़के होते हैं उनके जो चेहरा होता है उन चेहरों पे फुंसियाँ या मुहासे निकल जाते हैं। ध्यान रखना, मुहासे निकल जाते हैं। जब किशोरावस्था होता है तो उस किशोरावस्था के दौरान जो तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसके कारण तेल ग्रंथियाँ अधिक सक्रिय होने से चेहरे के ऊपर फुंसियाँ और मुहासे निकल आते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है, किशोरावस्था में वृद्धि के दौरान होता है। ठीक है, इसी प्रकार स्वेद, तेल और लार ग्रंथियाँ जैसी कुछ अन्य ग्रंथियाँ तेल, स्वेद व लार ग्रंथि के अलावा कुछ अन्य ग्रंथियाँ और भी अन्य ग्रंथियाँ हैं, जैसे एड्रिनल है, अग्नाशय है, तो अलावा कुछ अन्य ग्रंथियाँ अपना स्राव वाहिकाओं द्वारा स्रावित करती है। अपना स्राव वाहिकाओं द्वारा स्रावित करती है। कौन करती है, कुछ अन्य ग्रंथियां अपना स्राव किसके द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा स्रावित करती है, और इन्हें हम कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। या हम बोल सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधी रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है। अतः इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। अतः इन ग्रंथियों को
नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि भाई नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी होती है। वे ग्रंथियाँ जो अपने स्राव को सीधे रक्त में प्रसारित करती है, या हम बोल सकते हैं अपने स्राव को सीधे रक्त में भेजती है, तो उन ग्रंथियों को हम कौन सी ग्रंथि कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है जनन अंगों का विकास। तो अगला जो यौनारंभ में होने वाला परिवर्तन है वो है जनन अंगों का विकास। तो जनन अंगों का विकास जो है वो किस प्रकार होता है, तो उसको हम देखेंगे। जनन अंगों का विकास। ठीक है, अब हमें पता है यौनारंभ में नर जनन तंत्र, यौनारंभ नर जनन तंत्र, या हम बोल सकते हैं नर जननांग, वृषण और शिश्न, वृषण और शिश्न पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। विकसित होने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यौनारंभ प्रारंभ होता है तो उस स्थिति में जो नर जननांग होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं, और वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। अब जैसे शिश्न है या जो वृषण है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे, तो वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन, वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। शुक्राणुओं का उत्पादन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। कब होगा, जब यौनारंभ होता है। और बात करते हैं लड़कियों में। लड़कियों में अंडाशय, अंडाशय है वो पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं लड़कियों में अंडाशय की साइज में वृद्धि होती है। अंडाशय की साइज में वृद्धि होगी, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अंडाशय में जो अंडाणुओं का निर्मोचन प्रारंभ हो जाता है। तो लड़कियों में अंडाशय की साइज में वृद्धि होती है और अंड परिपक्व होने लगते हैं, और अंड परिपक्व होने लगते हैं। और जब अंड परिपक्व होंगे तो ये जो अंड है या फिर अंडाणु है उनका निर्मोचन प्रारंभ हो जाता है, तथा अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब अंडाशय विकसित होंगे तो अंडाशय विकसित होंगे तो इनमें अंडों का निर्माण या जो मादा युग्मक है उन अंडों का निर्माण भी क्या होगा, होने लगेगा। और जब अंडों का निर्माण होने लगता है उस स्थिति में अंडाशय की जो साइज है वो बढ़ती है, और जब अंडाशय की साइज में वृद्धि होती है तो अंडाशय के द्वारा प्रति माह एक अंडाणु का निर्मोचन किया जाने लगता है। तो यही जो यौनारंभ है, तो इसमें ये जो परिवर्तन है वो परिलक्षित होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो हमने ये देखा आज की इस वीडियो में कि यौनारंभ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से जाना कि जनन अंगों का विकास किस प्रकार होता है, उसके बाद में तेल व श्वेत ग्रंथियों की सक्रियता में वृद्धि होने लगती है,
तो जनन अंगों के विकास में हमने देखा कि जो शिशु होते हैं या जो लड़के होते हैं तो लड़कियों में शिश्न में वृद्धि होने लगती है, विकसित हो जाता है, और जो वृषण होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। वृषण के द्वारा शुक्राणुओं का निर्मोचन प्रारंभ कर दिया जाता है। और जो लड़कियां होती हैं तो लड़कियों में अंडाशय है वो वृद्धि करते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और जब वो वृद्धि करते हैं तो उस स्थिति में अंडाशय जो है वो अंडाणुओं का निर्मोचन करने लगता है, अर्थात अंडाणुओं को उत्सर्जित करने लगता है, जिससे जो जनन काल के दौरान जो अंडाणु है वो शुक्राणु को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ये जो सब परिवर्तन है वो किस में प्रारंभ होते हैं? यौनारंभ में। अब कुछ और परिवर्तन है तो उन परिवर्तनों को हम अगले हमारा जो वीडियो रहेगा तो उसके अंतर्गत हम उसकी चर्चा करेंगे।